हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 4 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 60। तो 60 क्वेश्चन को हम 15 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। 15 मिनट तक आप सभी हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटेनिमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ह्यूमन मेटेनिमो वायरस, इसे HMPV वायरस भी कहते हैं। इसका प्रभाव कहाँ देखा गया है? तो इसका प्रभाव देखा गया है चीन में। इसका जो है लक्षण किस तरह का है? तो ये जो ह्यूमन मेटेनिमो वायरस है, इसका समान लक्षण किसकी तरह है? कोविड-19 की तरह है, जिसमें व्यक्ति के अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका जो इम्यूनो सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा यह प्रभाव किसके ऊपर डाल रहा है? तो बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रकार का वायरस कहाँ देखा गया है? तो चीन में देखा गया है। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि किडनी की इकाई का नाम क्या है? तो किडनी की इकाई का नाम, इसके बाद श्वसन तंत्र की इकाई का नाम क्या है? किडनी की इकाई का नाम है नेफ्रॉन और श्वसन तंत्र की इकाई का नाम है एल्बुलाई। एल्बुलाई इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं कूपिका। हिंदी में कूपिका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो यह सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी ऐप। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को चुना गया है। आप सभी को बताना है कि अभी 2 दिन पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि युगांडा में कौन सा वायरस प्रभावी रहा है, जो कि सिर्फ किस में होता है? फीमेल वर्ग में, यानी महिलाओं में होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा युगांडा में है। मैं ही बता देता हूँ, यह डिंगा डिंगा वायरस है। कौन सा वायरस है? डिंगा डिंगा वायरस। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है, यानी USA में इसका मुख्यालय है। आपको बताना है कि इसके टोटल कितने अंग हैं? तो इसके UNO के टोटल 6 अंग हैं। 6 अंग में से 5 अंग के जो मुख्यालय है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। जो 1 अंग बचता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पे है? ठीक है, इतनी देर में आप सोचे, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो एक संगठन है UNHC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अगर पूछे कौन कौन से हैं, तो USA, रूस, चीन, फ्रांस और UK, ये 5 देश हैं जो अस्थाई हैं UNSC में। ठीक है, इनके पास जो है वीटो पावर है, यानी कि अगर 193 देश किसी फाइल को लेकर आते हैं और उस पर जो है 193 देशों का सहमति बन जाता है, लेकिन अगर इनमें से 5 देशों में से किसी एक की सहमति नहीं बनती है तो इस फाइल पे जो है रोक लग जाएगा, यानी कि फाइल आगे नहीं जाएगी। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अभी जो है इसमें 10 अस्थायी सदस्य में 5 नए सदस्यों का चुनाव हुआ है। कौन कौन से देश से हुए हैं, चुने गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी, अगर बात करते हैं कि 10 अस्थायी सदस्य में जो 5 नए सदस्य चुने गए हैं, डेनमार्क चुना गया है, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया। तो सोमालिया जो है किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है और पनामा देश इसमें चुना गया है। अगर पूछे कि अब भारत इसमें जो है अस्थायी सदस्यता में भारत अब तक कितनी बार सदस्य बन चुका है, तो भारत इसमें 8 बार सदस्य बन चुका है। ठीक है, तो मैंने आप सभी से एक प्रश्न किया था कि जो ये 6 संगठन है, इसका 5 संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। जो एक संगठन बचता है जिसको क्या कहते हैं? IC यानी इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो CBSE ने प्रारंभ किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में
टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? इसी एकेडमी के द्वारा जो है ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जेनेट यंग बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 3 दशक के बाद लासैल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? 3 दशक यानी 30 साल बाद जो है लासैल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लासैल खदान जो है पूछे किसके लिए फेमस है या किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। इससे जो है 3 दशक बाद यानी 30 साल बाद फिर से यह ओपन हो गया है। और किसने ओपन करा है? तो ओमान देश ने ओपन करा है। वहीं पूछे कि तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खदान कौन सा है? तो तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खदान है चिक्विकमाटा। चिक्विकमाटा जो है खान, ये तांबे के लिए जाना जाता है। और ये खदान अगर पूछे किस देश में है तो चिली में है। आप सभी ऐसे देखते होंगे कि जो ये साउथ अफ्रीका है, इसका जो ये एकदम लास्ट वाला भाग है यही है चिली। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे मैप में तो आपको चिक्विकमाटा खान मिल जाएगी जो कि चिली के अंतर्गत आता है। भारत में पूछे कि तांबे के लिए 2 खदान फेमस है, एक तो है राजस्थान में और दूसरा मध्य प्रदेश में। राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू में है। ठीक है, तो झुंझुनू खेतड़ी में जो है एक खदान है। और वहीं दूसरी वाली बात करें तो बालाकोट है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, तांबा निकालने की विधि क्या कहलाती है? तो झाक विधि कहलाती है, झाक प्लावन विधि कहलाती है। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। ओमान और भारत के बीच में 3 अभ्यास होते हैं। कितने अभ्यास? 3 अभ्यास। अल नगहा अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास और इसके बाद नसीम अल बहर अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होते हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? तो 2 जगहों पे हुआ, एक तो राजस्थान और दूसरा तमिलनाडु में। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो किसने रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो यह शिवालिक ने जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिनेश कार्तिक हैं। कौन है? दिनेश कार्तिक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? और आप सभी अपना एज जो है अनुमान मतलब अपना एज जो है अपने मन में सोचेंगे और इनमें से किस जनरेशन में आप पैदा हुए हैं इसका खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं कि 1 जनवरी 2025 से जो भी बच्चे पैदा होंगे कहाँ तक? 2039 तक। ठीक है, इसके बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा दिया गया है। ठीक है, कौन सा? जनरेशन बीटा दिया गया है। यानी कि अगर 2000 और ये अगर बात करें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक के जो बच्चे पैदा होंगे इसके बीच में उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और इसके बाद अगर पूछे कि इसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे कहाँ तक? तो 14 साल इसमें ऐड करना। ठीक है, तो 39 में अगर 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शायद 53 वर्ष। ठीक है, तो ये 53 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 2053 हो जाएगा। ठीक है, तो 2053 के बीच अगर जो बच्चे पैदा होंगे उनको नाम दिया जाएगा गामा। ठीक है, जनरेशन गामा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 14 साल का जो है एक पीढ़ी इसमें बताया गया है। तो 14 साल का एक पीढ़ी बताया गया है। अगर 2025 के पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो अल्फ़ा हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो 25 के पहले जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे 14 साल इसमें जो है बैक जाना 2025 से जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको अल्फ़ा कहा जाएगा। फिर 14 वर्ष जब ये मान लीजिए यहाँ पे पीछे आने के बाद फिर इसके 14 साल पीछे जाएंगे जिसमें हम आप लोग आ जाएंगे। तो इसमें जो है अगर बच्चे हम सब पैदा हुए होंगे तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है जेड, जनरेशन जेड नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लें कि जेड में पैदा हुए हैं, अल्फ़ा में पैदा हुए हैं या फिर जनरेशन बीटा में पैदा हुए हैं या फिर गामा में पैदा होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। तो 2025 से लेकर 2039 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको क्या नाम दिया गया है? बीटा, यानी कि ये बच्चे जो है बॉर्न बीटा खा के पैदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है,
वहीं पूछा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है। और डब्ल्यूपी की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है, तो 1944 में इसकी स्थापना करी जाती है। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो यह उपग्रह है नेपाल का। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। हाल में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट विस्तार अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो आईआईटी मद्रास और इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय कृषि में डिजिटली क्रांति लाना। तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया है। इसका मतलब होता है कि कृषि संसाधनों तक सभी की पहुंच हो सके, यानी कि जो भी किसान भाई बहन हैं उनका जो है पहुँच जो है कहाँ तक हो सके, कृषि संसाधन तक। जो भी नई कृषि यांत्रिकी या फिर कोई खाद्यान्न आता है, मतलब खाद्य उर्वरक आता है, तो उन सभी को आसानी से जो है किसानों तक पहुंचाया जा सके, उसी के लिए जो है प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा जी हैं। ठीक है, कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट वहीं बात करें कि प्रोजेक्ट ईशान किसके लिए शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट ईशान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो दूसरी पूछे तो आईएनएस अरिघात है और पहली पूछे तो आईएनएस अरिहंत है। ठीक है, तो दोनों को याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, तो यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यह इस बार 31वें क्रम का है। वहीं पूछे कि 30वें क्रम का कहाँ आयोजन किया गया था, तो यह गुजरात में किया गया था। 31वें क्रम का कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसका थीम या इसका विषय पूछे क्या है, तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जो कि 31वें क्रम का है। 30वें क्रम का गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है, उज्जैन में। और देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया गया है, तो सांची मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, सांची को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स की 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो कतर एयरलाइंस को मिला है। किसे मिला है, तो कतर एयरलाइंस को मिला है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी एयरलाइंस ने अभी वाईफाई सुविधा शुरू करी है, तो आपको बताना है कि भारत में कौन सी एयरलाइंस ने वाईफाई सुविधा शुरू करी है। हाल में प्रारंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर, उत्तर प्रदेश नहीं है ये उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। तो वाईफाई सुविधा देने वाला कौन सा एयरलाइंस है, तो एयर इंडिया है। कौन सा है, एयर इंडिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स को मेला भी कहते हैं, तो 813वें क्रम का जो मेला है यह कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये कहाँ पे है, तो इनका दरगाह है राजस्थान में। तो यहीं पर जो है इनका मेला लगा है 813वें क्रम का। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वें क्रम का जो उर्स है, मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो अजमेर दरगाह में किया गया है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, बात करते हैं कि इस मेले की जो शुरुआत होती है, ध्वज कौन फहराता है, तो यहाँ का एक परिवार है जिसको कहा जाता है गौरी परिवार। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार दरगाह के बुलंद दरवाजे पर ध्वज फहराता है। ठीक है, जब ये ध्वज फहरा देते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे उर्स का आयोजन कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी उर्स में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए
चादर अगर पूछे किसने पेश करी है तो चादर पेश किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, तो ये जब भारत में तराइन युद्ध चल रहा था तो उसी के बीच ये आते हैं, ठीक है। तराइन का 2 युद्ध होता है, आपको बताना है कि कौन सा किस काल में होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और दूसरा वाला भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। पहले वाले में अगर पूछे कौन हार जाता है तो पहले वाले में गोरी हार जाते हैं और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला दूसरा हो जाता है। पहला वाला अगर पूछे कब आयोजित किया गया था तो 1191 में आयोजित किया गया था, और दूसरा वाला पूछे कब आयोजित किया गया था तो उसी के नेक्स्ट ईयर यानी 1192 में आयोजित किया जाता है। पहला वाले में गोरी हारते हैं और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान जी हारते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किसी से प्रक्षेपित किया गया है, तो SSLV-D3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो पर्वत नैनी हरीश जी को चुना गया है। हाल में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और प्रतियोगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कोच्चि केरल में किया है। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिक्ख दांत परियोजना किसने प्रारंभ करा है, तो सिक्ख से आप सभी को पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा सिक्ख किस राज्य में है, तो पंजाब में। तो यह परियोजना पंजाब में शुरू किया गया है। बात करते हैं सिक्ख दांत परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है पंजाब में। और किसने शुरू करा है, तो पंजाब के CM भगवंत मान जी ने यह परियोजना शुरू करी है। इस परियोजना के तहत जो भी कैदी हैं और उनके बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाएगा, उनमें डेवलपमेंट मतलब स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे कि उन्हें कारपेंटर बनाया जाएगा, उन्हें किसी भी क्षेत्र में एक स्किल डेवलपमेंटर बना दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी उम्र ख़त्म हो जाए, मतलब उनका जो उनकी सज़ा है वो जब ख़त्म हो जाएगी, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, ठीक है। उनके पास एक स्किल होगा, यानी कि वो बढ़ई हो जाएंगे या फिर नाई हो जाएंगे या फिर जो पेंट करते हैं पेंटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का उनको समाज में मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। यही सिक्ख दांत परियोजना का उद्देश्य है, जो कि पंजाब में शुरू किया गया है। किसके लिए, तो कैदियों और उनके बच्चों के लिए शुरू किया गया है। बात करते हैं पंजाब में 2 और मिशन शुरू किया गया था। एक शुरू किया गया है मिशन निश्चय, ये शुरू किया गया था पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए, और दूसरा शुरू किया गया है जो कि कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था, सृजन ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, तो मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है, तो जैव ईंधन से संबंधित है, यानी बायोफ्यूल से संबंधित है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है, तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित किया है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो KC वेणुगोपाल जी को किया गया है। लोक लेखा समिति में अगर पूछे टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि बटे होते हैं 7, और इसके बाद कितने बच जाते हैं, 15 ना, तो 15 सदस्य, 7 और 15 सदस्य में ये बटे होते हैं। 7 सदस्य ये राज्यसभा से आते हैं, बाकी 15 सदस्य कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, जिसके अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल जी। हाल ही में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो साई परांजपे को किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यह एक महिला है साई परांजपे, ये पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करी हैं 2024 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब प्राप्त करेंगी 2025 में, इनका नाम घोषित कर दिया गया था 2024 में ही। ये एक निर्देशक हैं और साथ साथ में लेखिका भी हैं। इनकी फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर और स्पर्श, ये दोनों फिल्में इन्हीं की हैं। बात करते हैं इन्हें पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाएगा, तो अजंता एलोरा महोत्सव में यह प्रदान किया जाएगा। और इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इस महोत्सव का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर में किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। तो इन्हें साई परांजपे जी को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को। पेन पिंटर अवार्ड किसे दिया गया है, अरुंधति राय जी को। चैंपियन अवार्ड किस भारतीय को मिला है, तो यह माधव गाडगिल जी को मिला है। वहीं पूछे कि हुइटली अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है पूर्णिमा देवी जी को, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में
एक पुस्तक है, इसका नाम आप सभी को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान। यह एक पुस्तक है। इसका विमोचन यानी कि इसको लॉन्च किसने करा है? तो यह अमित शाह जी ने लॉन्च करा है। यह चर्चा में इसलिए बन गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो नाम है इसको जो है अमित शाह जी ने क्या कहा है कि कश्मीर का जो पुराना नाम है या कश्मीर को जो है कश्यप भूमि भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है कश्मीर का नाम बदल दिया जाए। तो इसी वजह से यह पुस्तक जो है चर्चा में आ गई है। ठीक है, तो कश्मीर को कश्यप भूमि किसने कह दिया है? अमित शाह जी ने। इसने कहा कि यह बहुत पहले इसे जो है कश्यप भूमि कहा जाता था। ठीक है, इसको लॉन्च अगर पूछे किसने करे हैं तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता इतना याद रख लेना है। ठीक है, इस पुस्तक में अगर पूछे किसकी चर्चा करी गई है तो कश्मीर का इतिहास है, अन्य क्षेत्रों से कश्मीर का संबंध किस प्रकार था इसका चर्चा किया गया है, और बौद्ध धर्म के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब देखी गई है? 19 अगस्त को। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? अमूल है। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलिंका जीती हैं। आपको बताना है ये किस देश की हैं। ठीक है, तो यह जो है रूस से अलग होकर बना है देश, उसी की हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस देश की हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को 20 मिनट में समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।